नमस्कार। वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और आप देख रहे हैं द हिंदू पर आधारित करंट अफेयर। हम इस करंट अफेयर में ये पढ़ाते हैं और बताते हैं कि न्यूज़पेपर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए कैसे महत्वपूर्ण है और कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस के लिए, दोनों महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला न्यूज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट न्यूज है आपका मणिपुर। फर्स्ट पेज पर है, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है। मणिपुर के सीएम को लेकर मणिपुर सीएम एन बीरेंद्र सिंह ने रेजिग्नेशन दे दिया। उनको रेजिग्नेशन दिलवाया गया होम मिनिस्टर के सामने। दरअसल कहानी यह है कि 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेंद्र सिंह ने एक यूनियन होम मिनिस्ट्री अमित शाह जो नई दिल्ली में उन्होंने यूनियन मिनिस्टर के साथ मीटिंग के दौरान उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। ये रेजिग्नेशन उन्होंने इस बात को लेकर कहा गया कि एथनिक वायलेंस जिस प्रकार से मीटीज और कुकीज के बीच में हुए मई 2023 में, जिसमें कम से कम 250 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, उसकी जिम्मेदारी को लेकर और करीब करीब 60,000 लोग को डिस्प्लेस किया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को एक तरीके से कटघरे में डाला गया और कहा गया कि आपसे नहीं चलेगा, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। कहीं ना कहीं प्रेशर तो पड़ा ही होगा उनके ऊपर रेजिग्नेशन के पीछे। अब रेजिग्नेशन और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की अगर हम बात करें तो सिंह ने अमित शाह के मीटिंग के बाद ही, जैसे ही अमित शाह ने मीटिंग समाप्त किया उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर लिया। मणिपुर गवर्नर अजय कुमार भल्ला है, उन्होंने उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया और यह कहा कि जब तक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं आ जाता, यानी कोई नए मुख्यमंत्री जब तक नहीं आ जाते, तब तक इसका चार्ज आप ही संभालेंगे। बीजेपी स्टेट लीडरशिप है। अगला ये देखा जा रहा है कि इस डिस्कशन के बाद कौन से वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे, और पॉसिबिलिटी ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट वहां फॉर्म अगर नहीं हुआ तो वहां पर आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर दिए जाएंगे, यानी कि ताकि अपकमिंग असेंबली सेशन वाज डिक्लेयर नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट रूल लगने के भी चांसेस है। आपको पता होगा प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के तहत लागू किया जाता है। अब इंटरनल सिक्योरिटी का क्या कंसर्न है इसको भी समझिए। एक हाई लेवल की सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग बैठाई गई थी रेजिग्नेशन से पहले। सिक्योरिटी फोर्स के लोग थे, जिसमें आर्मी के लोग, असम राइफल, ये सभी लोग हाई अलर्ट वहां पर जारी है और बहुत ज्यादा पोटेंशियली वायलेंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से पुलिस के वेपन्स लूट लिए गए, पुलिस स्टेशन लूट लिए जा रहे थे, जिसके कारण से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इसमें हाथ माना जा रहा है। खास करके जो इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है उसमें से जीरीबम है, कक्चिंग है, आपका इम्फाल है, मोइंगरंग है, आपका थुम्बल, इस तरीके के प्रमुखता रूप से हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा घटनाएं देखने को मिलता है। और ये खास करके अगर कहा जाए कि और भी महिलाएं ग्रुप से लेकर ये सभी लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एथनिक्स कन्फ्लिक्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। खास करके मिट्टी और कुकीज के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है एक बहुत सीवियर इनस्टेबिलिटी के फॉर्म में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के भी कई ऑर्डर्स जारी किए गए और ऑपोजिशंस का भी रिएक्शन खास करके है। राहुल गांधी ने इसको क्रिटिसाइज, बीजेपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया और कहा कि भैया वायलेंस के लिए गवर्नमेंट इसका जिम्मेदार है। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, इंटरनल सिक्योरिटी में एथनिक्स कन्फ्लिक्ट्स, आर्म्स, इनसे ये सब कुछ है। और यूपीएससी में मेंस में भी प्रश्न पूछ सकता है कि डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंपोजिंग प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, हाउ डज इट इंपैक्ट टू फेडरलिज्म इन इंडिया। तो ये न्यूज आज का पहले पेज पर है। पेज नंबर 4 पर एक पॉलिटी और गवर्नेंस से संबंधित न्यूज है, खास करके आर्टिकल 371 एंड रैट होल माइनिंग डिबेट इन मेघालय। मेघालय के अंदर में बहुत ज्यादा ऐसे रैट माइनिंग के केसेस देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं कि खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के अंडर में आता है। 21 फरवरी 2025 को इलेक्ट किया था। वहां पर वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी इन मेघालय में, जिसको एक तरीके से आर्टिकल 371 के अंदर में स्टेट के प्रीव्यू के अंदर में ये आता है।
उसने कहा कि कुड हेल्प टू रिज्यूम रैट होल कोल माइनिंग वहां पर ज्यादा है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है 2014 के बाद वहां पर रैट होल कोल माइनिंग को बैन किया है एक तरीके का, कहा कि ये इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। अब इसके प्रमुख की इश्यूज के बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्पेशल स्टेटस अंदर आर्टिकल 371 को समझते हैं। आर्टिकल 371 जो है ये प्रोवाइड करता है कि स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है कुछ सर्टेन स्टेट के अंदर में, वो खास करके वो स्टेट के अंदर में प्रोवाइड करवाता है जहां कल्चरल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 371 के अंदर में एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। आर्टिकल 371 के ए नागालैंड के लिए है और 71 मेघालय के लिए है। नागालैंड के लिए जो है आपको लैंड रिसोर्स और नागा कस्टमरी लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहीं पर मेघालय के अंदर में आर्टिकल में भी वो बातें कही गई। अब थोड़ा सा आप समझो रैट होल क्या होता है। दरअसल रैट होल जो होता है कि लोग कोल माइनिंग कर रहे होते हैं और लोग जो है गुफा खोद खोद कर उससे कोल बाहर निकाल रहे होते हैं इलीगल तरीके से आपका। तो रैट होल माइनिंग एक हजार्डियस अनसाइंटिफिक मेथड है कोल एक्सट्रैक्शन करने पर, जहां पर नैरो टनल्स डिगिंग की जाती है, यानी कि नैरो टनल्स बनाया जाता है। बहुत सारे जो टनल्स का मतलब आपको पता ही होगा, है ना, बहुत सारी गुफाएं बनाई जाती है और अनसाइंटिफिक रूप से या इलीगल तरीके से भी उसको बाहर किया जाता है। अब एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसको इस प्रैक्टिस को अप्रैल 2014 में यानी 2014 में इसको बैन कर दिया था। बोला कि इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन और सेफ्टी के कंसर्न से ये सही नहीं है। नागालैंड के अंदर में भी इस तरीके के इलीगल कोल माइनिंग नागालैंड में भी है। अब ये कहा जा रहा है कि नागालैंड में भी इलीगल माइनिंग है, तो एनजीटी ने वहां पर आर्टिकल 371 के ए के कारण जो है वहां पर इंटरवेंस नहीं कर सकता है, तो उनके लैंड और रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग में भी ये बातें नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेकर के कहा गया और इसी पर ये डिबेट चल रहा है। अब थोड़ा सा 6 स्केड्यूल्स और आर्टिकल 321 का 71 का डिबेट को समझो। 6 स्केड्यूल जो कहता है कि कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे में बात करता है जो अपना कानून बना सकता है लैंड, फॉरेस्ट और ट्राइबल गवर्नेंस से संबंधित। पैराग्राफ 12 के ए में भी ये बातें कही गई है एडीसी के यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से रिलेटेड। बीपीपी और कांग्रेस ने इस तरीके से, तो कहने का मतलब जो इसको लेकर काफी डिबेट जो है चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी के भी बहुत सारे एग्रीमेंट और इससे रिलेटेड भी चर्चा काफी चल रही दिखती है। तो इन्वायरमेंटल के कंसर्न से, एथिक्स के कंसर्न से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी में भी ये प्रश्न जो है बन सकते हैं। आप चाहे तो अगर पीडीएफ से सॉल्व कर लेना या क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आप लोग। पेज नंबर 6 पर डिफेंस से संबंधित है आपका न्यूज। यूपीएससी के रिलेटेड अगर हम बात करें, एरो इंडिया 2025 हुआ। 15 एडिशन एरो इंडिया जो है आयोजन किया गया है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयर शो होगा। ये होगा आपका यालहांका एयर फोर्स स्टेशन में आपका बेंगलुरु में मंडे को स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज स्टार्ट हो चुका है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और कर्नाटका के जो सीएम है सिद्धरामैया, ये कह सकते हो कि उन्होंने इस चीजों पर ये किया। जेट, ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट, इंजीनियर, सर्विस, हर तरीके की टेक्नोलॉजी वहां पर आने वाला है। जैसे अगर हम इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें जो पार्टिसिपेट कर रही है, तो SU-57 रशिया का है जो 5th जनरेशन का स्टेलेथ फाइटर जेट है ना, वो भी आ रहा है। F-35 लाइटिंग जो है यूएसए का है आपका 5th जनरेशन का। KC-135 जो है आपका अमेरिका का। B जो है लांसर यूएसए का है, ब्राजील का भी। ये सारे भारत में एक तरीके से एक साथ परफॉर्मेंस करेंगे और दिखाएंगे। भारत की तरफ से जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट शोकेस है वो भी आ रहा है, जैसे LCA तेजस है, इंडिया का सबसे लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस आप आया, LCA तेजस। दूसरा HJT-36 जो है इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर क्राफ्ट, HTT आप कह सकते हो। उसी प्रकार से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, आप ये इस तरीके के भारत के अंदर में भी बहुत सारे आ रहे हैं। स्ट्रैटेजिक अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये फर्स्ट टाइम शो केसिंग है, रशिया और अमेरिका 5th जनरेशन फाइटर जेट एक साथ आपको देखने को मिलेगा। इंडिया मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो डिफेंस प्रोग्राम है उसको बूस्ट करने की कोशिश की गई है।
डिफेंस के साथ ग्लोबल कोलैबोरेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं डिफेंस इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, इंडिया का इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन और ये सब बहुत सारी चीजें आएगा। यूपीएससी में भी आप डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ एरो इंडिया, स्ट्रेंथिंग इंडिया डिफेंस, इस सब प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है। नेक्स्ट जो एक एडिटोरियल है जिसका डिस्कशन हमने यहां पर किया है, एडिटोरियल के बारे में भी इसको भी समझ लो। देख सकते हैं कि यूनियन बजट 2025 अलोकेशन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को लेकर एक क्रिटिकल एनालिसिस की गई है। तो अर्बन डेवलपमेंट के बारे में कहा जाता है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक क्रूशियल जो है रोल आपको करता है। कहा जाता है कि भारत का जो 67% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है तो कहीं न कहीं इसी से है। विकसित भारत का जो कॉन्सेप्ट है इस बार बजट में अलोकेशन किया गया, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। अर्बन डेवलपमेंट पर के कंसर्न से होना चाहिए, जैसे फंड यूटिलाइजेशन, रिडक्शन इन लोकल बॉडी ट्रांसफर, आपका ओवर एम्फेसाइज करना, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट पर बहुत सारी चीजों पर हाईलाइट किया गया है। तो इसी से संबंधित है आपका कि अर्बन डेवलपमेंट अलोकेशंस में क्या क्या किया। सबसे पहले ओवरऑल बजट अलोकेशंस की बात करते हैं। अब टोटल आउटले अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो 2025 से 26 में 96,777 करोड़ जो है आपको अलोकेशंस कंप्लीट लास्ट ईयर में आपको 82,576 था, इस बार थोड़ा सा 96 उससे बढ़ा करके हुआ। रियल इंक्रीज मिनिमल आप कह सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम फंड रह गए। 24-25 में अगर आप देखोगे तो 63,000 था, 20 थोड़ा सा स्पेंड एक्सपेक्टेड है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ड्रास्टिक कट देखने को मिलता है। पहले 30,170.61 करोड़ था 24 में, अभी घट करके ये रिवाइज एस्टिमेटेड है 13,670 करोड़ का एक बहुत बड़ा कट देखने को मिल रहा है। पहले 30,000 करोड़ था, अब 13,000 करोड़ है आपका। तो ये क्रिटिकल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर बहुत सारे बजट कट कर दिए गए। अर्बन लोकल बॉडी की बात करें तो वहां पर शॉर्टफॉल देखने को मिला है। 3 चैनल है अर्बन इंडिया के अंदर में, यानी डायरेक्ट ट्रांसफर टू यूएलबी, यानी कि आप कह सकते हो कि अर्बन लोकल बॉडी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम ला सकते हैं, सेंट्रली सेक्टर स्कीम ला सकते हैं, इसके थ्रू आपका डायरेक्ट ट्रांसफर यूएलबी का मतलब यहां पर है कि पहले जो है 2025-26 में अगर देखा जाए, पहले 26,653 हुआ करता था 24-25 में, अभी 26,158 जो है करोड़ है, तो यहां पर भी रिड्यूस किया गया, कट किया गया। रेवेन्यू सोर्सेज को भी डिक्लाइन किए गए, जैसे ऑक्टोरियो वाज अबॉलिश कर दिया गया जो सिटी के रेवेन्यू को कम कर रहा था। जीएसटी इंप्लीमेशन 21% रेवेन्यू फॉल देखने को मिला। सब्सटेंशियल कंपनसेशन सेंट्रल सरकार से नहीं मिलने वाली है और बहुत सारे टैक्सेस भी यूएलबी में इंक्रीज कर दिए गए हैं, जबकि जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा अर्बन से ही आ रहा है। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो था वो भी डिक्लाइन किया अलोकेशन में, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे जो सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किए जाते थे, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना 30% अलोकेशंस को कम कर दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में 5,000 करोड़ अलोकेशन था, अब मात्र जो है 2159 करोड़ होगा आपका, 56% नीचे चला गया। फिर अमृत हुआ आपका स्मार्ट सिटी मिशन, इसमें कोई सिग्निफिकेंस रोल देखने को नहीं मिला, तो इसमें भी बहुत ज्यादा कट किया गया। उसी प्रकार से अगर कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट की बात करो जो है, तो उसमें भी जैसे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट था जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फंडिंग मिलती थी मेट्रो रेल पर, वो भी नहीं मिला। 2024-25 में मेट्रो रेल बजट में 21,335 करोड़ था करीब करीब, इस बार रिवाइज करके 24,691 कर दिया गया। फिर 25-26 में मेट्रो रेल बजट की 31,239 कट करके 46% थोड़ा इसको इंक्रीज किया। तो कहने का मतलब इसके भी कंसर्न से, मतलब इतना बड़ा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी इस बार बजट में बहुत ज्यादा कटौती की गई है, तो एक अपने आप में सोचने वाली बात है। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। पेज नंबर 9 पर एग्रीकल्चर रिफॉर्म से संबंधित है, खास करके हिस्टोरिकल कंटेंट है, कॉन्टेक्स्ट है टोबैको को लेकर। अब टोबैको क्या है? इंडस्ट्रियल रेगुलेटर 1975 में 9 फरवरी 1975 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है टोबैको इंडस्ट्री अंडर यूनियन कंट्रोल, यानी टोबैको इंडस्ट्री यूनियन कंट्रोल के अंदर में होगा। टोबैको बोर्ड बिल बनाया जाता है, लोकसभा में भी पेश किया गया है, रेगुलेट में, जहां पर प्रोडक्शन इंश्योर, फेयर प्राइसिंग फार्मर को और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की भी बात इस पर कही गई है। अब आपको बता दे कि टोबैको बोर्ड बिल जो है 1975 में बना था। ये टोबैको बोर्ड की स्थापना की गई थी, उसका हेडक्वार्टर गुंटूर आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा टोबैको का प्रोडक्शन करता है।
उसी प्रकार से 21 सदस्य उसमें थे, चेयरमैन सहित आप कह सकते हो 3 सदस्य पार्लियामेंट के थ्रू इलेक्ट होता है, बाकी यूनियन मिनिस्ट्री से रिप्रेजेंट, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री, ये सारे लोग आते हैं। उसके बाद वो ये लोग क्या करते हैं कि भाई मार्केट कंट्रोल और रेगुलेशन से संबंधित बात करें तो वर्जीनिया टोबैको प्रोडक्शन पर खास करके कंट्रोल है आपका, टोबैको के प्राइस और उसके रेम्यूनरेटिव रेट्स भी मॉनिटर किए जाएंगे, मार्केट को डेवलप किया जाएगा, इंडियन टोबैको को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा। लेकिन साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भैया गवर्नमेंट इंटरवेंशन परचेजिंग टोबैको पर सेज जो है वर्जीनिया टोबैको प्रोडक्शन पर सेज लगाने की बात कही जा रही है। तो ये भी हमारे एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, खास करके कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट, इवैल्यूएट द रोल ऑफ द रेगुलेटरी बोर्ड और इंश्योर। तो इस तरीके के एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जाएंगे, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आपसे पूछते हैं मेंस के पॉइंट। ये न्यूज था आज का, बाकी मिलते हैं कल फिर से इसी न्यूज के साथ। बाकी अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।